Good morning, students. Today we are going to learn class 10th science, chapter 6 life processes, and this is a video number 2, part 2 of this. So in the video number 1 we learned about nutrition and nutrition in plants, nutrition in animals, and now in this video we are going to learn as the first topic, that is respiration in this video. So that is the second life process in the chapter. So the question is, what is respiration? What is respiration? Respiration is a process in which energy is released from food. So respiration is not, some students think that respiration का मतलब ये होता है कि inhaling oxygen and exhaling carbon dioxide, है ना, एयर को अंदर लेना बाहर छोड़ना, इसको respiration बोलते हैं. So that is actually external respiration आप बोल सकते हैं इसको, या breathing बोल सकते हैं, but internal respiration करके एक process होती है जिसको ही हम respiration बोलते हैं. So internal respiration or respiration is actually the process of releasing energy, process of releasing energy from food that you eat. So in the first topic you learned about nutrition. So nutrition में आपने ये सीखा कि आपकी बॉडी में कुछ फूड पार्टिकल्स जा रहे हैं, है ना, और वो डाइजेस्ट होके वो छोटे छोटे पार्टिकल में, है ना, शुगर का पार्टिकल, जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो बहुत सिंपल शुगर के फॉर्म में अब्सॉर्ब हो रहा है, एंड देन फैट्स जो है वो फैटी एसिड्स के रूप में, ग्लिसरॉल के रूप में अब्सॉर्ब हो रहा है, और जो प्रोटीन्स जो है वो अमीनो एसिड्स के रूप में उसका बेसिक यूनिट के रूप में अब्सॉर्ब हो रहा है. तो ये आपकी ब्लड में चला गया, क्योंकि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें ब्लड विली था और जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर था, और वो हेयर लाइक स्ट्रक्चर न्यूट्रिएंट्स को अंदर खींच लिया, वाइटामिन्स, मिनरल्स और ये भी सब चीजें भी होती है जो आपके बॉडी में और आपके ब्लड के अंदर खींचा जाता है फ्रॉम द फूड. सो इट इज अब्सॉर्ब्ड फ्रॉम द फूड एंड नाउ इट इज इन द ब्लड. लेकिन ये आपका काम कैसे आएंगे, दैट इज द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज रेस्पिरेशन. और रेस्पिरेशन इज जस्ट ओनली वन ऑफ द प्रोसेस, है ना, कि ये जो फूड पार्टिकल आपके बॉडी में अभी जो गया, खास करके जो एनर्जी गिविंग फूड है जिसको हम बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, ये शुगर, और ये शुगर का पार्टिकल जो आपके बॉडी में अभी अब्सॉर्ब हुआ है आपके ब्लड में जो है, और वो शुगर जो है दैट विल इन द सेल इटसेल्फ, है ना, शुगर जो है C6H12O6 जो है, इट विल कंबाइन विद ऑक्सीजन, और इस प्रोसेस को रेस्पिरेशन बोलते हैं, क्योंकि ये जब कंबाइन विद ऑक्सीजन होता है तो ये वापस इसका उल्टा प्रोसेस करेंगे. पहले हमने सीखा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर विल गिव यू ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन, वाटर एंड ऑक्सीजन, एंड हियर यू आर गेटिंग द रिवर्स प्रोसेस. मतलब ग्लूकोज है और ऑक्सीजन है, ये दोनों मिलके फिर क्या प्रोड्यूस करेगा, ऑटोमेटिकली कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस सम एनर्जी इज रिलीज्ड. वहां पे क्या एनर्जी देना पड़ता था, प्लांट्स क्या है, फोटोसिंथेसिस जब करते हैं तो प्लांट्स का फोटोसिंथेसिस भी लिख सकता हूं मैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स यू C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर. लेकिन इस प्रोसेस को होने के लिए, ये वाला जो प्रोसेस होने के लिए, ये वाला प्रोसेस घटने के लिए यू रिक्वायर सनलाइट. तो यहाँ पे सनलाइट की जरूरत पड़ता था, तो अभी इसका जस्ट ऑपोजिट प्रोसेस हो रहा है. सो यू आर गिविंग एनर्जी एंड दिस प्लांट्स आर टेकिंग एनर्जी फ्रॉम द सन with the help of chlorophyll, the pigment, the green pigment, and carbon dioxide and water. कार्बन डाइऑक्साइड उसको उसका स्टोमेटा से मिलता है और वाटर जो है उसका रूट से मिलता है, और ये दोनों की मदद से केमिकल रिएक्शन करते हैं, एक बायोकेमिकल रिएक्शन जिससे ग्लूकोज या इससे भी हायर मॉलिक्यूल्स बनती है, प्लस ऑक्सीजन प्लस लिटिल मोर वाटर. लेकिन इसको आप बैलेंस कर सकते हैं ना, यहाँ पे
6 या 12, इस तरह डिफरेंट कोएफिशिएंट्स या नंबर डाल के आप इसको बैलेंस कर सकते हैं। एनीवे, सो इस प्रोसेस का अगर आप उल्टा मानेंगे कि ये जो कार्बो मेनली इट इज, है ना, सो ये जो वाटर जो है यहाँ पे ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल है, यहाँ पे कम वाटर मॉलिक्यूल है, तो इसको आप माइनस कर सकते हैं क्योंकि बाकी रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स जो है, रिएक्टेंट्स ज्यादा है प्रोडक्ट्स कम है, तो आप इसमें से माइनस कर सकते हैं। सो अगर आप इसका जो ब्रीफ आइडिया बोले तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर विल गिव यू ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, और इसका उल्टा प्रोसेस है ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन विल गिव यू कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। यहाँ पे एनर्जी ले रहा था, वहां पे एनर्जी रिलीज होगा, एंड एनर्जी इज रिलीज्ड, एंड दैट रिलीज्ड एनर्जी जो है वो वहां पर एक बैटरी है जिसको हम बोलते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट और एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, एडीपी मॉलिक्यूल है, एटीपी मॉलिक्यूल। सो ये बैटरी जब डाउन होता है तो दैट इज एन एटीपी मॉलिक्यूल, मतलब उसमें अभी चार्ज नहीं है या उसमें अभी एनर्जी नहीं है। एक्चुअली क्या है, तीन फॉस्फेट का वो मॉलिक्यूल्स है और उसके बीच में हाई एनर्जी बॉन्डिंग है, और ये जो हाई एनर्जी बॉन्डिंग को पैदा करने के लिए जो यहाँ पे एनर्जी निकलता है वो यूज हो जाएगी, और डबल फॉस्फेट जो है वो एक और फॉस्फेट को मॉलिक्यूल को जोड़ के वो बन जाएगा एटीपी मॉलिक्यूल, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। सो अगर 2 है तो एडीपी हो गया, 3 है तो एटीपी हो गया, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और इसका जो डिटेल सिस्टम है वो हमारे पास नहीं है क्लास 10 लेवल में। अभी आपको ये सीखना है भाई कि एनर्जी यहाँ पे रिलीज हो रहा है ना, एनर्जी इज रिलीज्ड हियर और इन द फॉर्म ऑफ, एंड इट गेट्स स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स। और ये एटीपी मॉलिक्यूल जब ब्रेक होता है तो एडीपी बनता है, मतलब 3 की जगह 2 बन जाती है, और जो एनर्जी रिलीज होता है वो कई सारे सिस्टम में काम हो सकता है, आपको चलने फिरने में, आपका मसल्स को मूव करने में, है ना, नर्व इंपल्सेस को मतलब नर्व इंपल्सेस को इलेक्ट्रिसिटी जो है आपके बॉडी में टच करते हैं तो आपको पता पड़ता है, तो नर्व इंपल्स को आगे पीछे ले जाने में, ब्रेन से आपकी बॉडी ऑर्गन्स में, बॉडी ऑर्गन से ब्रेन में ले जाने में मदद करते हैं। सो काफी सारे सिस्टम में ये एटीपी मॉलिक्यूल्स हेल्प करते हैं, और इवन देयर आर सम एनाबॉलिक प्रोसेस हैपनिंग इन योर बॉडी, है ना, मतलब प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है, और काफी सारे ऐसा प्रोसेस आपकी बॉडी में होती है जो आपकी बॉडी का रिक्वायरमेंट है, नया नया सेल बन रहा है। सो वट एवर इट इज, इन सब में भी थोड़ा बहुत ये एटीपी मॉलिक्यूल्स काम आता है, और सबसे ज्यादा आपको आपका मस्कुलर एक्टिविटी में काम आता है। So anyway, so this energy, so you're getting energy, the process of energy release. So the overall idea is this: there is a glucose molecule and there is oxygen, and these two things, in the cell, they combine to form what? Carbon dioxide, water, and energy. So this process is actually called as the respiration, or we call it as cellular respiration. It happens in every single cell. और अब ये ऑक्सीजन आपको कहां से मिलेगा? ये ऑक्सीजन आपके ब्रीथिंग ऑर्गन है, और ये ब्रीथिंग ऑर्गन आपको ऑक्सीजन देगा, और ये जो फाइनल प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड है उसको बाहर निकालने के लिए भी ये जो ब्रीथिंग ऑर्गन है वो आपको हेल्प करते हैं। सो विल बी गोइंग डिटेल इनटू द ब्रीथिंग ऑर्गन, बट बिफोर दैट let me explain you, there are 3 methods that this glucose molecule can be converted into, some end products with energy. There is a diagram given here which shows a proper sequencing of the events happening. So glucose is converted into, glucose is a C6H12O6 means, so it is a 6 carbon molecule, C6H12O6, 6 carbon molecule है, and this 6 carbon molecule is converted into pyruvate या pyruvic acid, और इसका केमिकल एक फॉर्मूला आपको जरूरी नहीं है लर्न करना यहाँ पे, ओके। 3 कार्बन मॉलिक्यूल है ये, और एक इंटरमीडिएट सब्सटेंस हो गया, और ये 3 कार्बन मॉलिक्यूल से भी सिंपल सब्सटेंस हो गया, एंड देन इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी इन 3 ways. So number 1 is in the presence of oxygen.
means there is a requirement of oxygen. और lack of oxygen means limited supply of oxygen. And absence of oxygen, बिल्कुल भी ऑक्सीजन नहीं है. तो ऐसे 3 केसेस है. और नंबर 1 केस जो है वो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है. प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में जैसे मैंने अभी एक्सप्लेन किया, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी रिलीज होती है ना. लगभग यहाँ पे 38 एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल में 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स रिलीज होता है. सो दैट इज ए कंपेरेबली इन दोनों से तो वेरी ह्यूज अमाउंट हो गया, क्योंकि इसमें 2 एटीपी मॉलिक्यूल, इसमें भी लगभग 2 एटीपी मॉलिक्यूल रिलीज होता है. एनीवे एनर्जी रिलीज होता है, दैट्स व्हाट द पॉइंट इज. और यहाँ जो बनता है वो है लैक्टिक एसिड. लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी बनता है. और ये लैक्टिक एसिड जो है ये एक 3 कार्बन मॉलिक्यूल है. और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन जिसको हम बोलते हैं एनाएरोबिक रेस्पिरेशन. सो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में एथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी. एथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी. So that's what happens with a glucose molecule. These are the 3 methods actually. ये 3 तरीके हैं जिस तरीके से 3 तरीकों से आप क्या कर सकते हैं, एनर्जी को पैदा कर सकते हैं. और ये दोनों तरीका जो है ये वेरी लेस एनर्जी को पैदा करता है. और ये जो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है ये मैक्सिमम एनर्जी को पैदा करता है. तो इसलिए ह्यूमन बीइंग्स के अंदर और मोस्ट ऑफ द एनिमल्स के अंदर ये प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन वाला जो एरोबिक रेस्पिरेशन है ये सेल्स में होता है. और ये भी कई बार होता है मसल सेल्स में, है ना, क्योंकि ऑक्सीजन तो जितना आप सांस से ले सकते हैं उतना ही है, बट यू रिक्वायर मोर एनर्जी टू स्प्रिंट एंड रन. सो एट दैट टाइम अगर आप हेवी एक्सरसाइज कर रहे हैं और आपको बहुत ही जल्दी भागना है या कोई आपकी मसल्स बहुत हेवी एक्टिविटी कर रहे हैं, तब ऑक्सीजन का सप्लाई जो है वो तो लिमिटेड ही है और आपको ज्यादा एनर्जी चाहिए, तो फिर लैक्टिक एसिड बन के एनर्जी बनेगा, जिसकी वजह से आपकी मसल्स पेन होने लगते हैं. दैट इज अनदर वन. एंड द थर्ड वन इज एनाएरोबिक रेस्पिरेशन. ये ईस्ट में होते हैं ऐसे, और ये ह्यूमन बीइंग्स में और ये मसल्स में होता है. और ये ओके, दिस इज इन सेल्स, नॉर्मली मसल्स में होता है और ये नॉर्मल सेल्स में होता है. सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द ब्रीथिंग ऑर्गन. सो हम जानते हैं कि वी रिक्वायर व्हाट, वी रिक्वायर ग्लूकोज. और ये ग्लूकोज जो है ये हमें ऑलरेडी मिल गया. कहां से मिल गया? दिस ग्लूकोज वी गॉट फ्रॉम द न्यूट्रिशन, है ना. डाइजेशन के बाद अब्जॉर्प्शन हो गया और हमारे ब्लड में अब्जॉर्ब हो गया. एंड देन वी नीड ऑक्सीजन. सो दिस ऑक्सीजन सप्लाई, है ना, आजकल जो बीमारी चल रहा है कोविड-19, और उसमें सबसे बड़ी एक समस्या ये है कि ऑक्सीजन लेवल बॉडी में कम हो जाती है, क्योंकि आपको ब्रीथिंग में दिक्कत होती है तो ऑक्सीजन लेवल कम होता है. क्योंकि ऑक्सीजन लेवल राइट अमाउंट में होना जरूरी है, जिससे आपका स्पेशली दिस सेलुलर रेस्पिरेशन हमेशा स्मूथली गो ऑन करने के लिए. सो तो ऑक्सीजन, इसके साथ में एक तरह की ऑक्सीडेशन. सो जब ऑक्सीजन के साथ ये रिएक्ट होती है एंड देन व्हाट इज हैपनिंग इज एक तरह की बर्निंग बोल सकते हैं आप, एक तरह की बर्न हो रहा है ये, और ये बन रहा है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी. सो यहां पर ये ऑक्सीजन जो रिक्वायर्ड है ये हमें कोई ब्रीथिंग ऑर्गन से मिलेगा, और ये आपको डाइजेशन प्रोसेस से मिल गया. और ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये भी ब्रीथिंग ऑर्गन से हम बाहर निकालेंगे. सो ऑक्सीजन को लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालेंगे. सो फॉर दैट वी हैव अ ब्रीथिंग ऑर्गन कॉल्ड लंग्स. So now we are going to learn about lungs. So now we are going to learn about breathing in human beings. So the main breathing organ is lungs.
सो जो नेसल पैसेज है आपके, सो जो नेजल पैसेज है उस नेजल पैसेज में से एयर फिल्टर हो गए, है ना, क्योंकि इसमें मिक्स होता है ना, कुछ वाटरी मटेरियल होता है और हेयर्स होता है, और ये एयर को फिल्टर करने के लिए एयर के अंदर डस्ट पार्टिकल और बैक्टीरिया ये सबको फिल्टर करके एयर को ये मेन जो विंड पाइप है ट्रैकिया और उस विंड पाइप पे ले जाते हैं। और विंड पाइप का सबसे ऊपर का जो हिस्सा है जहां पे आपका जो माउथ कैविटी है, और माउथ कैविटी जहां पे उसको मीट कर रहा है दैट इज फेरिंक्स, और उसका लोअर पार्ट जो है जहां से विंड पाइप की तरफ ओपन हो रहा है दैट इज कॉल्ड लैरिंक्स। और ये जो लैरिंक्स है इसके ऊपर एक ग्लोटिस है, और एक ग्लोटिस एपिग्लोटिस द्वारा ये बंद है ताकि जब आप खाना खाएंगे खाना आपके ट्रैकिया यानी विंड पाइप में नहीं जाएगा, वो फुट पाइप में जाएगा। सो दो पाइप बिल्कुल साथ में है, लेकिन ट्रैकिया जो है विंड पाइप जो है उसको बंद किया गया है यूजिंग एपिग्लोटिस, है ना, उसको ऊपर के हिस्से को ग्लोटिस बोलते हैं। सो ये जो ट्रैकिया है, ये जो विंड पाइप है, ये विंड पाइप में कुछ रिंग्स ऑफ कार्टिलेज है, कार्टिलेजस रिंग्स है, इसमें सी शेप में कुछ ऐसे रिंग्स है, और ये रिंग्स जो है ये विंड पाइप को कोलैप्स होने से बचता है, क्योंकि एयर जब इसके अंदर से चले जाएगा तो इसमें कोई एयर नहीं रहेगा तो ये बिल्कुल चिपक जाएगा। ऐसा नहीं होने के लिए इसको हड्डी जितना मजबूत तो नहीं है लेकिन एक एवरेज लेवल पे उसको मजबूत करने के लिए कार्टिलेज, है ना, कार्टिलेज इज बोन लाइक थिंग बट इट्स नॉट बोन, थोड़ा और मजबूत है मजिल से भी। So and this wind pipe divide into bronchi, and the bronchi divide into bronchioles, means the branches, and at last they end in small है ना sacs। जब एक बैलून आप फोड़ते हैं, फोड़ने के बाद फिर आप उसको छोटा छोटा बुलबुले टाइप बना सकते हैं, and that's almost the shape of alveoli here. So alveolar sac बोलते हैं हम इसको, alveoli। So खूब सारे alveoli से बना है एक्चुअली ये legs, है ना, थाउजेंड्स ऑफ एल्वियोलीज आ रही है, और वो इसीलिए है ताकि जो एयर अंदर आ रहा है वो काफी एरिया में अब्जॉर्ब हो जाए, खास करके जो एयर में जो ऑक्सीजन है 21% ऑक्सीजन है, और उसमें से लगभग 4-5% ऑफ ऑक्सीजन अब्जॉर्ब हो जाता है, और 16% ऑक्सीजन ही बाहर निकलता है जब आप उसको एक्सहेल करेंगे। सो व्हेन यू इनहेल, है ना, और ये इनहेल का जो प्रोसेस है उसके लिए भी ये जो व्हाट इज दैट, ये जो लंग्स है इसके नीचे एक डायफ्राम है। इफ आई मेक इट लाइक दिस इट विल बी लाइक, मान लो ये लंग्स है आपके, तो यहां पर एक डायफ्राम ऐसा बना हुआ है, और यहाँ पे कुछ रिब्स भी है जो आपका चेस्ट कैविटी को बचाता है बाहर के शॉक से, तो यहाँ पे कुछ रिब्स भी है, और पसली बोलते हैं हम। और ये जो रिब्स के नीचे के हिस्से में एक डायफ्राम है, और ये जो डायफ्राम है ये जब फ्लैटन होगी, मतलब एक सीधा होगा तो इसके अंदर काफी स्पेस होगा, तो ऑटोमेटिकली एयर गेट इन, क्योंकि खाली जगह पे एयर घुस जाती है अपने आप। सो एयर अंदर ऑटोमेटिकली आएगी, उसके लिए जबरदस्ती सांस लेने का, जबरदस्ती आपको खींचने की जरूरत नहीं है। इवन अभी मैं बोल रहा हूँ, अभी भी मैं क्या कर रहा हूँ, सांस ले रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ, और मुझे इतना ऐसे जोर नहीं आ रहा कि हाँ मुझे खींच के लेना है, मुझे खींच के छोड़ना है, मैं अपने दिमाग लगा के मेरा है ना ब्रीथिंग प्रोसेस को नहीं कर रहा, ये ऑटोमेटिकली हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक डायफ्राम लगी हुई है, और डायफ्राम जो है ब्रेन से जब उसको मैसेज मिलता है तो वो बिल्कुल फ्लैट हो जाता है। जब वो फ्लैट हो जाता है तो इसके अंदर एयर घुस जाती है, और जब ये डोम शेप में हो जाता है डायफ्राम तो वहां पर स्पेस कम होने की वजह से एयर बाहर चला जाता है। फिर भी कुछ स्टैंडिंग वॉल्यूम है, रेजिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर इज देयर इनसाइड, ताकि ये जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है ये जो एल्वियोलर सैक में प्रॉपर तरीके से हो, क्योंकि ये एल्वियोलर सैक जो है इसमें एक तरफ अगर वैसे दोनों तरफ इसमें कैपिलरीज है, और एक तरफ की कैपिलरीज में कार्बन डाइऑक्साइड मान लो और दूसरी तरफ की कैपिलरीज में ऑक्सीजन मान लो। सो इसके अंदर कैपिलरीज है, और ये कैपिलरीज जो है, कैपिलरीज का मतलब बहुत पतले पतले खून के नलियां हैं जो रिचली सप्लाइड विद ब्लड फ्रॉम हार्ट
और हार्ट से जो ब्लड पंप होती है वो सीधा पहले कहाँ पे पंप होता है, आपकी लंग्स की तरफ पंप होता है, और लंग्स से कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने के बाद वही एल्वियोली में कार्बन डाइऑक्साइड एयर में उसके अंदर जो एयर भर गया उसमें छोड़ा जाता है और ऑक्सीजन को लेता है। तो 21% ऑक्सीजन इसमें जाता है, लेकिन 5% ऑक्सीजन को ये अब्जॉर्ब कर लेता है ना, और थोड़ा बहुत ऑक्सीजन डिफ्यूज हो जाती है, लेकिन कुछ डिफ्यूजन प्रेशर अलोन कैन नॉट मीट द नीड ऑफ आवर्स, क्योंकि हमें बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए। तो इसीलिए ह्यूमन बींग्स में एक रेड पिगमेंट पाया जाता है ब्लड के अंदर, दैट इज कॉल्ड हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन का खूबी है, इट हैज ए हाई अफिनिटी, हाई अट्रैक्शन टुवर्ड्स ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। सो ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ एक बायोकेमिकल अटैचमेंट हो जाता है इसका, जिसकी वजह से ऑक्सीजन उसके अंदर चिपक जाता है एंड नाउ इट इज इन द ब्लड। और सो डिफ्यूजन, जैसे आप सोडा वाटर पीते हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करा गया है, डिफ्यूज करा गया है ना, उसके अंदर उसके जो इंटरमोलिकुलर स्पेसेस में वो चला जाता है। वैसे और दबाव डालने से और अच्छे से उसके अंदर कार्बोनेटेड ड्रिंक्स आप पीते हैं नॉर्मली, कोका कोला व्हाटएवर है ना, एरेटेड ड्रिंक्स, उन सब में ये होती है सिस्टम। तो डिफ्यूजन के द्वारा उसमें कार्बन डाइऑक्साइड जाते हैं, और वैसे यहाँ पर डिफ्यूजन से ऑक्सीजन जाता है, लेकिन ये ऑक्सीजन काफी नहीं है डिफ्यूजन से। सो यहाँ पर हमें जरूरत पड़ते हैं एक पिगमेंट का। आपके ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन है जो ऑक्सीजन को और अट्रैक्ट करके है ना, उसके साथ बॉन्ड बना के फिर ब्लड के अंदर उसको ले जाया जाता है। सो दैट इज कॉल्ड ऑक्सीजनेटेड ब्लड। सो एक तरह की ये जो एल्वियोलर सैक्स के अंदर ब्लड जो है वो ऑक्सीजनेटेड हो रहा है। सो ये एल्वियोलर सैक के अंदर ब्लड धीरे धीरे क्या हो रहा है, ऑक्सीजनेटेड हो रहा है, और कार्बन डाइऑक्साइड उसमें से छोड़ रहा है। और जो आप लेते हैं उसके अंदर बहुत ही कम कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होता है हमारी एयर में, 0.04 समथिंग लाइक दैट, लेकिन जब आप छोड़ेंगे तो ऑलमोस्ट 4% है ना एयर का मात्रा उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा उसमें पाया जाता है। सो एयर में कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा कम होता है जब आप लेते हैं, लेकिन जब आप छोड़ते हैं तो उससे कहीं है ना 10-20-100 गुना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा उसमें होता है। वो इसलिए है क्योंकि रेस्पिरेशन आपकी सेल्स में हो रहा है ना, ऑक्सीजन जो पहले ऑक्सीजन जो पहुंच चुका है सेल्स में वो ग्लूकोज के साथ जुड़ रहा है, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड वाटर प्लस एनर्जी। सो वो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड के द्वारा वापस हार्ट में आ रहा है, और हार्ट उसको लंग्स में पंप कर रहा है, और लंग्स में जो एल्वियोलर सैक्स है और उस सैक्स के अंदर एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है। ओके, सो एक्सचेंज ऑफ गैसेस का मतलब है carbon dioxide is given out and oxygen is taken into the blood, and this process is called breathing actually, and inhaling and exhaling of gas here, air here, and so this is how it works. And the next small topic is about plants. तो ये प्लांट्स के बारे में कोई डिटेल एक्सप्लेनेशन आपकी बुक में नहीं है, वो इसलिए है क्योंकि प्लांट्स जो है वही जो स्टोमाटा की बात अपन करें तो स्टोमाटा के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेते हैं और वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, है ना, और रात को वो क्या करता है कि कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर नहीं लेता, वो ऑक्सीजन को अंदर ले सकता है, और ऑक्सीजन को अंदर लेके उसको एनर्जी रिक्वायरमेंट बहुत कम होता है, लेकिन फिर भी जो भी उसका एनर्जी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से वो ये प्रोसेस करते हैं, यानी ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड वाटर प्लस एनर्जी। ओके, सो इन प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, सो एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है उनके लिए कोई स्पेशलाइज्ड ऐसा ब्रीथिंग सिस्टम की या ऑर्गन की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाय डिफ्यूजन उनको बहुत ही कम रिक्वायरमेंट होता है, तो बाय डिफ्यूजन हो जाती है, और वैसे भी उनके सरफेस एरिया बहुत ज्यादा है, तो डिफ्यूजन से जो मिल रहा है वो उनके लिए काफी हो जाती है। ओके, so the next topic that we are learning is transportation in animals and transportation in plants. So here we are going to learn about transportation in animals first. So what is this transportation? So हमने सीखा कि जो न्यूट्रिशन में आपने जो फूड पार्टिकल्स है ना, न्यूट्रिशन में जो आपने लिया और वो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में विल्ली उसको ब्लड की तरफ अब्सॉर्ब करते हैं। सो नाउ इन द ब्लड यू हैव शुगर,
and all the absorbed nutrients like minerals, vitamins, and sodium, potassium, and another elements that you required for your body, and also amino acids and fatty acids, and all those things are there. So mainly this sugar is there anyway for when we talk about the energy. So and then the second topic we learn about respiration, and in that breathing. So in the breathing we have oxygen getting into our blood, and we are giving out carbon dioxide in the alveolar sac. So alveolar sac में आपको oxygen मिल रहा है, and then now this oxygen and the glucose, these two things go into your each and every cell, and there they get converted into carbon dioxide, water, and energy. And now the question is how they reach the cells. तो उसके लिए कोई ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है ना, कोई गाड़ी का व्यवस्था है. तो यहाँ पर व्यवस्था ये है कि you have arteries, and you have veins, and you have capillaries, है ना, जो ब्लड वेसल्स है जो कि आपके हर सेल में पहुंचते हैं. लेकिन यहाँ तक पहुंचाने के लिए एक मोटर भी चाहिए, है ना. पानी को पहुंचाने के लिए मोटर चाहिए होता है, वैसे है ना, टंकी में चढ़ाने के लिए मोटर चाहिए होता है, वैसे हमारी हर एक बॉडी पार्ट्स में पहुंचाने के लिए वी हैव ए मोटर लाइक थिंग, एंड दैट इज हार्ट. और उसके 4 चेंबर होता है. सो आई एम गोइंग टू ड्रॉ 2 टाइप ऑफ डायग्राम्स हियर. द वन इज द हार्ट, और इसका थोड़ा डिटेल्ड व्यू में अगर आप देखेंगे तो इट हैज 4 चेंबर्स, है ना, और हर चेंबर में इसका एक वाल्व है, और ये वाल्व का खूबी है कि एक तरफ खुलता है, दूसरी तरफ बंद हो जाती है, मतलब खुलता नहीं है दूसरी तरफ. सो अगर यहां से प्रेशर आएगा तो ये पूरा ऐसा बंद हो जाएगी, लेकिन अगर यहां से प्रेशर आ गया तो ये ऐसा खुल जाएगा. एंड हियर ऑल्सो यू हैव ए वाल्व. और इसके जो अपर 2 चेंबर है इनको ऑट्रियम बोलते हैं. दिस इज अ लेफ्ट ऑट्रियम, एंड राइट ऑट्रियम. दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल, एंड दिस इज द राइट वेंट्रिकल. सो इस तरह 4 चेंबर्स हैं. और आपकी बॉडी पार्ट्स में से जो वेन्स है ना, बॉडी पार्ट्स में से जो वेन्स आ रहे हैं, बड़े बड़े वेन्स है, जो इसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को भरेगा. सो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जब ये ऑट्रियम में भरेगा तो ये ऑट्रियम में एक कॉन्ट्रैक्शन होंगे, एंड देन ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्शन दिस वाल्व विल ओपन and the blood will flow into right ventricle. So first it go into the right atrium, है ना, from the body parts जो deoxygenated blood यानी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड जो आ रहा है आफ्टर द सेलुलर रेस्पिरेशन एंड ऑल, और वो वेन्स के द्वारा आपके, है ना, लोअर वेना क्या हुआ, अपर वेना क्या हुआ. वेन्स को यहाँ पे वेना सबसे बड़ा वेन है इसलिए इसको वेना क्या हुआ बोलते हैं. अपर वेना क्या हुआ, लोअर वेना क्या हुआ. सो दिस वेन्स के द्वारा, है ना. सो ये वेन्स में, ये वेना क्या हुआ में और छोटे छोटे वेन्स, और उससे भी छोटे छोटे वेन्स, और लास्ट में कैपिलरी, बहुत ही फाइन फाइबर टाइप ब्लड वेसल्स भी है, और जो आपके सेल तक पहुंचते हैं. इवन सेल तक भी नहीं पहुंचता, वो टिश्यू तक पहुंचते हैं, फिर वो धीरे धीरे और वो सेल तक पहुंच जाता है जो भी रिक्वायर्ड मटेरियल है. लेकिन वो वापस उसी प्रोसेस से आपका सेल से टिश्यू फ्लूइड में पहुंचते हैं, टिश्यू फ्लूइड से वो कैपिलरी में पहुंचते हैं, कैपिलरी से वेन में पहुंचते हैं, छोटे छोटे वेन से फिर बड़े वेन में पहुंचते हैं, और बड़े वेन से फिर वेना क्या में वो पहुंचते हैं, एंड इट गोज इनटू फिल्स इन द राइट ओट्रियम. और राइट ओट्रियम में फिल होने के बाद
एक कॉन्ट्रैक्शन होगा तो फिर वो राइट वेंट्रिकल में आएंगे, और राइट वेंट्रिकल में भी यहाँ पर आना। सो ये 3 डायमेंशनल पिक्चर नहीं है, इसीलिए समझाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन यहाँ पर एक होल है, यानी ये जैसे यहाँ पर 2 एंट्री है वैसे यहाँ पे एक एक्सिट भी है। सो ये जो राइट वेंट्रिकल है इसको और फोर्सफुली दबाएंगे एंड द ब्लड विल सप्लाइड इनटू लैंग्स। सो ये ब्लड जो है लैंग्स की तरफ सप्लाई होंगे, और लैंग्स की तरफ सप्लाई करने वाले जो लैंग्स की तरफ सप्लाई करने वाले जो ब्लड वेसल है उसको बोलेंगे हम पल्मोनरी आर्टरी। हालांकि इसमें अभी भी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड है ना, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड इधर आ गया और वो ट्रांसफर हुआ राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल उसको जबरदस्त प्रेशर देके पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा है ना इट गोज इनटू लैंग्स, और ये लैंग्स में जाता है। और लैंग्स में हम जैसे अभी पहले देखा कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज हो जाती है, एंड देन ऑक्सीजन रिच ब्लड जो है वो, और वहां पर भी ऐसे सिस्टम है कि यार एक अल्वेओली में मान लो कैपिलरीज है, और ये कैपिलरी कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देता है, फिर जब वो वापस आता है तो ऑक्सीजन को लेकर वापस आता है, तो वो छोटा सा एक ब्लड वेसल फिर वो जुड़ के बड़ा सा एक पल्मोनरी आर्टरी बनता है, और पल्मोनरी वेन बनता है, और पल्मोनरी वेन बनकर फिर वो जो इनपुट है वो यहाँ पर फिल होती है पल्मोनरी वेन बनके, है ना। सो दिस इज अ पल्मोनरी वेन। सो ये पल्मोनरी वेन्स है ये, और ये पल्मोनरी वेन से ब्लड अंदर आते हैं, है ना, और ये पल्मोनरी वेन्स सीधे लैंग्स में से आते हैं, और जहां पर भी हार्ट में से जो बाहर जाते हैं ब्लड दैट इज ऑलवेज अंडर प्रेशर, है ना। फिर हार्ट की तरफ जो आता है उसकी प्रेशर कम होती है, तो प्रेशर कम है तो उसको वेन ही बोलेंगे, क्योंकि वेन का जो वाल्स है वो इतना ताकतवर नहीं है जैसे आर्टरी का वाल्स है। आर्टरी का वाल्स ताकतवर इसीलिए है, स्ट्रॉन्ग इसलिए है क्योंकि उसके अंदर प्रेशर से ब्लड फ्लो होती है। सो अभी लैंग्स से, सो आई एम गोइंग टू ड्रॉ इट हियर लाइक दिस। यहाँ पे लैंग्स है, और ये लैंग्स में से ये पल्मोनरी आर्टरी है। सो पल्मोनरी आर्टरी से लैंग्स में जाते हैं, और लैंग्स से पल्मोनरी वेन के द्वारा वो आते हैं यहाँ पर into the heart, है ना, that is the left atrium। So ये लेफ्ट ऑट्रियम में आने के बाद अगेन द सेम थिंग, जब ये भर जाते हैं तो ये एक कॉन्ट्रैक्शन करते हैं एंड देन इट फिल्स इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल, और ये लेफ्ट वेंट्रिकल में भी एक ऐसा पाइपलाइन है जो 3D में समझ में आएगा कि उसको बाहर ले जाने वाला पाइपलाइन है, एंड दैट पाइपलाइन इज कॉल्ड, सो इसका प्रॉपर डायग्राम आप अपना बुक में से देखें, सो दैट इज कॉल्ड आओर्टा, है ना। तो वो यहां से गई है जो आपके 3D पिक्चर आपका 3D इफेक्ट वाला, 3D पिक्चर भी नहीं बोल सकते आप, 3D इफेक्ट वाला एक पिक्चर, एक डायग्राम आपके बुक में है, उसको आप देखकर प्रॉपर तरीके से पढ़ना है। सो ये वेंट्रिकल्स में जो पाइपलाइन है या जो ब्लड वेसल जो आगे जा रहा है वो प्रॉपरली यहाँ पे डायग्राम में अपन दिखा नहीं सकता बिकॉज दिस इज ओनली ए 2D डायग्राम। सो वो जो ब्लड वेसल प्योर ब्लड को, अभी ये ऑक्सीजन रिच ब्लड यहाँ पे आया है लैंग्स में से, और वो लेफ्ट ऑट्रियम में आके लेफ्ट ऑट्रियम जब सिकुड़ेगा तो इट विल गो इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल, और लेफ्ट वेंट्रिकल व्हेन इट कॉन्ट्रैक्ट्स देन इट गोस इनटू द aorta which is the main artery, and that aorta again divides and subdivides into so many arteries and small arteries and finally into capillaries, and it reaches the tissues of every single cell of our बॉडी। एनीवे आर्टरी जो है या कैपिलरी जो है हर सेल में नहीं पहुंचता है, लेकिन टिश्यू तक तो पहुंच जाता है, ग्रुप ऑफ सेल तक पहुंच जाता है, फिर वहां से वो थोड़ा बहुत
है ना मैटर कैपिलरी का वॉल्स में से रिस रिस के, है ना, इट गोज इनटू द सेल्स एंड विच इज इवन कॉल्ड एज लिम्फेटिक फ्लूइड, है ना। एक फ्लूइड उसके अंदर से जाता है जिसके अंदर वाइट ब्लड कॉर्प्यूसेस होती है, शुगर का मॉलिक्यूल्स होती है ना, जो मॉलिक्यूल आपकी सेल को जरूरी होते हैं वो सब मॉलिक्यूल्स उसमें होता है ना। सो एक्चुअल कैपिलरी आपके सेल तक नहीं पहुंचता लेकिन टिश्यू तक पहुंच जाता है। सो दिस इज हाउ द सर्कुलेशन ट्रांसपोर्टेशन ऑकर्स। सो यहाँ पे मेनली है ना ग्लूकोज और ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है और साथ में बहुत सारे वेस्ट भी ट्रांसपोर्ट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी ट्रांसपोर्ट होती है, और जो आपके सेल के अंदर जो नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट बन रहा है ड्यू टू यू नो मेकिंग ऑफ प्रोटीन, है ना, आपके सेल्स प्रोटीन भी सिंथेसाइज करते हैं, तो उसमें जो बहुत खतरनाक वेस्ट प्रोडक्ट जो नाइट्रोजन का वेस्ट प्रोडक्ट बन रहा है वो भी ब्लड के अंदर से जाता है, फिर वो लीवर जो है उसको लेस हार्मफुल बना के एक यूरिक एसिड के रूप में बनाकर किडनी में भेजते हैं, और किडनी उसको बिल्कुल यूरिक एसिड को अलग से छान लेते हैं और ब्लड को बिल्कुल प्यूरिफाई करके वापस हमारी बॉडी में आर्टरी में डालते हैं या वेन्स में डालते हैं, एंड इट अगेन गोज इनटू योर हार्ट, सो इट गोज ऑन। सो अगर आप इसको वेरी ब्रीफ आइडिया के रूप में आपको मैं बताऊं यहाँ पर, तो वो ये है कि एक हार्ट का जो स्ट्रक्चर जो आपके पास है ना, और उसमें एक ब्लड वेसल से आपकी बॉडी में आ रहा है, बॉडी में से जो ब्लड है वो यहाँ पर आ रहा है, ओके, और फिर यहाँ से एक पाइपलाइन आपका लैंग्स की तरफ जा रहा है, और फिर लैंग्स से वो वापस it goes into your heart, that is atrium, left atrium, और लेफ्ट atrium से फिर वो यहाँ पर जाते हैं, और उसके बाद यहाँ से भी एक पाइपलाइन है, एंड दैट पाइपलाइन एक्चुअली goes into carries the blood into your body parts. So there is a two circulation here. One circulation is from heart to the body part and body part to heart. That is one circulation. Another circulation is from heart to lungs and lungs to heart. Heart to lungs and lungs to heart. So such a circulation is called a double circulation. So that's all about this video. तो इस वीडियो में हम यहाँ तक ही सीख रहे हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन कैसे हो रहा है वो देखेंगे, और साथ में ये जो ब्लड है और ब्लड वेसल से इसके टाइप्स और इसका फंक्शंस, और इसके ब्लड के अंदर जो कंस्टिट्यूएंट्स है वाइट ब्लड कॉर्प्यूसल्स है, रेड ब्लड कॉर्प्यूसल्स है, प्लेटलेट्स है, प्लाज्मा है, और इन सब का फंक्शन भी देखेंगे, और हम ये देखेंगे कि लिम्फ और लिम्फेटिक फ्लूइड वगैरह क्या है। सो इसका जो एक छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, और फिर नेक्स्ट टॉपिक भी देखेंगे हम उसमें ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स एंड एक्सक्रीजन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स।